ध्यान से, और कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो लिखिए आज की पहली लाइन, नॉट, यदि दिया गया फलन, यदि दिया गया फलन, यदि दिया गया फलन आर बाय थीटा के रूप में, यदि दिया गया फलन आर बाय थीटा के रूप में दिया जावे, यदि दिया गया फलन आर बाय थीटा के रूप में दिया जावे तो उसे विश्लेषित फलन सिद्ध करने के लिए, तो उसे विश्लेषित फलन सिद्ध करने के लिए, तो उसे विश्लेषित फलन सिद्ध करने के लिए फलन आर बाय थीटा के रूप में दिया जावे, तो उसे विश्लेषित फलन सिद्ध करने के लिए कोशी रीमान समीकरणों का, कोशी रीमान समीकरणों का, उसे विश्लेषित फलन सिद्ध करने के लिए कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप, कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप संतुष्ट किया जाता है, कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप संतुष्ट किया जाता है यदि दिया गया फलन आर बाय थीटा के रूप में मिले, तो उसे विश्लेषित फलन सिद्ध करने के लिए कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप संतुष्ट किया जाता है। और क्या होता है कोशी रीमान का ध्रुवीय रूप, ये आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं, उत्पत्ति भी मैंने आपको करवा दी है। आइए इस पर आधारित एक एग्जाम्पल अपने पास, तो उस एग्जाम्पल को अपन हल कर रहे हैं। आप सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, सुनते रहना। देखो एग्जाम्पल सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन W बराबर R की पावर n कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, W बराबर R की पावर n कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा विश्लेषित फलन है, विश्लेषित फलन है। W बराबर R की पावर n कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा विश्लेषित फलन है। ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विश्लेषित फलन है क्या, इस बात को आप सिद्ध कीजिए। सवाल आता है थीटा में, तो मुझे विश्लेषित फलन सिद्ध करने के लिए कोशी रीमान का ध्रुवीय रूप करना पड़ेगा, क्योंकि आर और थीटा में, इसलिए लिखो उत्पत्ति प्रूफ। उत्पत्ति हम जानते हैं प्रूफ कर दो या कर दो, कोई फर्क नहीं है। हम जानते हैं कोशी रीमान के अनुसार, हम जानते हैं कोशी रीमान के अनुसार W बराबर U प्लस आयोटा v, दे दो एक नंबर। प्रश्नानुसार W बराबर दे दो 2 नंबर। हम जानते हैं W बराबर U प्लस आयोटा v, दे दो एक नंबर। W बराबर R की पावर n कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, दे दो 2 नंबर। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर 1 से भर दो, 2 में मान बोर्ड पर दीजिए आप ध्यान। 1 से 2 में मान भर दो, स्टेट को बढ़ा दो, अंदर गुणा कर दो, बोर्ड देख लो, इसको 3 नंबर दे दो। समीकरण 3 में वास्तविक व काल्पनिक भाजों की तुलना करने पर, समीकरण 3 में वास्तविक व काल्पनिक भाजों की तुलना करने पर U बराबर 4 नंबर, V बराबर 5 नंबर, U बराबर ये हो गया, आयोटा सेट हो गया, V बराबर ये हो गया। 1 तो 4 दो, 1 तो 5 दो, यहाँ तक समस्या आ रही है, तुरंत मुझे बता दो। समीकरण 4 में 5 के दोनों पक्षों का R के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आइए R के सापेक्ष अवकलन करें, डेल U अपॉन डेल R n R की पावर n माइनस 1 कोसाइन थीटा, दे दो 6 नंबर। डेल U अपॉन डेल R n R की n माइनस 1 साइन n थीटा, दे दो 7 नंबर। U का R में कर दो, V का R में कर दो। इसी प्रकार समीकरण 4 में 5 के दोनों पक्षों का
थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर 4 में 5 के दोनों अक्षुरा थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आइए थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें। कोस का माइनस साइन एन थीटा इनटू में एन, आठ नंबर समीकरण 5 के दोनों अक्षुरा थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर साइन का कोसाइन थीटा इनटू में एन दे दो 9 नंबर। फिर अवकलन होने के बाद थीटा का ऋणांक गुणा में आता है, इसको आप दे दो 9 नंबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम आए तो बता दो। हम जानते हैं यदि फलन आर व थीटा में मिले, यदि फलन आर व थीटा में मिले तो इसके विश्लेषी फलन होने के लिए कोशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप संतुष्ट होना चाहिए। कोशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप संतुष्ट होना चाहिए। हम जानते हैं कोशी-रीमान समीकरणों के ध्रुवीय रूप के अनुसार कोशी-रीमान का ध्रुवीय रूप लीजिए del v अपॉन del r बराबर 1 अपॉन r del v अपॉन del थीटा। ये कोशी-रीमान का ध्रुवीय रूप, इसको 10 नंबर दीजिए। और दूसरा हम जानते हो del v अपॉन del थीटा, del v अपॉन del थीटा और माइनस r del v अपॉन del r, इसको आप 11 नंबर दीजिए। ये कोशी-रीमान के ध्रुवीय रूप के दो रोटेशन की फलन का विश्लेषी फलन करना है तो कोशी-रीमान के ध्रुवीय रूप संतुष्ट करने हैं। ध्रुवीय रूप आपको पता क्या होता है, del v अपॉन del r बराबर 1 अपॉन r del v अपॉन del थीटा और del v अपॉन del थीटा बराबर माइनस r del v अपॉन del r। ये ध्रुवीय रूप होते हैं जो आपकी मेमोरी में इस समय चल रहे हैं। आइए मैं इन समीकरणों में मान कर रहा हूं और देखता हूं, यदि ये संतुष्ट हो गया तो फलन आपका क्या हो जाएगा, विश्लेषी फलन हो जाएगा। बोर्ड देते हैं del v अपॉन del r आपके सामने ये रहा, del v अपॉन del थीटा ये रहा। लिखो समीकरण 6/9 से समीकरण 6/9 से समीकरण 10 में मान रखने पर समीकरण 6/9 से समीकरण 10 में मान रखने पर समीकरण 6/9 से समीकरण 10 में मान रखने पर आइए 6 और 9 से 10 में मान भरे। बोर्ड आप बता देते हैं del v अपॉन del r का मान n आपकी n माइनस 1 कोसाइन थीटा, del v अपॉन del थीटा आपके सामने। बोर्ड आप देखते रहे, निरंतर ध्यान देते रहे कि मैंने मान भर दिया 6 और 9 से मैंने समीकरण नंबर 10 में मान भर दिया। r ऊपर गया, r की घात -1 हो गई, n r की n माइनस 1 कोसाइन थीटा, दोनों बराबर दे देख लें, दोनों बराबर दे देख लें। n r की n माइनस 1 कोसाइन थीटा दोनों बराबर दे देख लें। यानी ये समीकरण तो आपको संतुष्ट होता है। विद्या ऊपर गया, r की पावर -1 आधार समान होने पर राशि में जुड़ जाती है। फिर इसी प्रकार समीकरण 11 में समीकरण 8 व 7 से मान रखने पर समीकरण 11 में समीकरण 8 व 7 से मान रखने पर 8 और 7 से मान भरते। पहले तो del v अपॉन del थीटा मान भरते, n r की n sin n थीटा, n r की पावर n sin n थीटा माइनस का r चल रहा है और del v अपॉन del r का मान 7 से भरते, n r की n माइनस 1 sin n थीटा। स्टेप को बढ़ाएं। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे बताएं। यहाँ तक कोई स्टेप प्रॉब्लम कर रही है तो जरूर आप बोलें। n r की n sin n थीटा चल रहा है, माइनस n चल रहा है। आधार समान होने पर राशि में जुड़ती है, r की n माइनस 1 प्लस r आधार समान होने पर राशि में जुड़ी। बोर्ड लगातार देखते हैं, 1 से 8 लें। देख ले दोनों बराबर हो गए, देख ले दोनों बराबर हो गए। नीचे अतः
अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन विश्लेषित फलन है। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन विश्लेषित फलन है। अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन विश्लेषित फलन है। जब भी फलन को विश्लेषित फलन सिद्ध करना हो और सवाल आलोचना में मिले तो ऐसी स्थिति में फंसे रहते हैं। कोशी रीमान समीकरणों से ध्रुवीय रूप और फंसे रहते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो आपने सवाल में देखा, बेहद आसान सवाल था जो अभी आपने देखा है। एक ही सवाल का अपने पास आरोप थीटा वाला जो पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे बढ़े, बोर्ड को आप निरंतर देखें। नेक्स्ट सवाल, यदि दिया गया फलन f z बराबर अंडर रूट मोड एक्स वाई, मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। यदि दिया गया फलन f z बराबर अंडर रूट मोड एक्स वाई मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, परंतु फिर भी इस बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। परंतु फिर भी इस बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। बहुत अच्छा था। इस मेथड से अपने पास टोटल 5 सवाल है। 5 में से 3 या 4 मैं बताऊंगा, एक सवाल आपसे करवाऊंगा। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है। एफ जेड बराबर मोड अंडर रूट एक्स वाई मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, परंतु फिर भी इस बिंदु पर फलन विश्लेषित फलन नहीं है। देखिए, ये जो सवाल आप कर रहे हो, ये 2020 के पेपर में पहले सवाल का पहला प्रश्न यही था। 2020 के पेपर में पहले सवाल का पहला प्रश्न यही था। 2020 का पेपर एकमात्र ऐसा पेपर था जिसके अंदर टोटल सवाल आए थे, केवल एक प्रमेय आई थी जो रीजन था, कोरोना प्रभाव से सब बच्चों को पास करना था। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सवाल देते, एक प्रमेय आई थी केवल पेपर में, यूनिट 5 में से बीजगणित का मूल प्रमेय, बाकी पूरे पेपर में एक भी प्रमेय नहीं थी। टोटल सवाल थे सिंपल। मैंने आपको बताया 2020 में पहले का पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल जो मैं आपको करवा चुका हूं आज से 2 दिन पहले, u बराबर e की पावर s ब्रैकेट में x cos y माइनस y sin y मूल x प्लस समाधि फलन है तथा कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, जो आज से 2 दिन पहले अपन पढ़ चुके हैं। देखो, पहला सवाल जो हम मूल बिंदु पर पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपने पढ़ लिया कि विश्लेषित फलन होता है। तो आप जानते हो विश्लेषित फलन होता है जो कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। आप यह भी जानते हो कि जो फलन है कोशी रीमान समीकरणों पे r पे थीटा की फॉर्म में आता है, वहां अपन ध्रुवीय रूप संतुष्ट करते हैं, और जो फलन x और y के रोटेशन में आता है तो वहां बीटा अपन क्या करते हैं, कोशी रीमान समीकरणों क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो आइए इस तरह के सवाल को अपन कैसे करें, बोर्ड पर ध्यान दें। देखो सॉल्यूशन हम जानते हैं कोशी के अनुसार, W बराबर h है। हम जानते हैं कोशी के अनुसार W बराबर h या W बराबर h बराबर u प्लस आयोटा v, या W बराबर u प्लस आयोटा v, क्लियर? या W बराबर u का पूरा अर्थ होता है uxy प्लस v का पूरा अर्थ होता है vxy। ये कोशी की बात है जो आपको कई बार बता दी। कोशी के अनुसार W बराबर f z होता है, f z का पूरा अर्थ होता है u प्लस आयोटा v, W बराबर u प्लस आयोटा v भी होता है, और u का पूरा अर्थ uxy प्लस आयोटा vxy भी आप बोल सकते हो। बोर्ड लगातार देखिए, बोर्ड ध्यान से देखिए। W बराबर मैंने बोला आपको f z होता है, तो ये कोटेशन आप लिख सकते हो एक साथ में, याद रखिए। दे एक नंबर, ये पूरी लाइन है जो आपको बता दी पहले भी कई बार। शॉर्टकट में आप ये भी लिख सकते हो, सब लाइनों को उठाते हैं। हम जानते हैं f z बराबर u प्लस आयोटा v, शॉर्ट लाइन लिखना चाहो तो हम जानते हैं f z बराबर u प्लस आयोटा v, और u का पूरा क्या होता है uxy प्लस आयोटा vxy, क्लियर? फिर जो प्रश्न अनुसार f z बराबर अंडर रूट मोड xy दे दो 2 नंबर,
इसको आप दे दो 2 नंबर। यहाँ तक कोई समस्या है आप जरूर मुझे बताएं। समीकरण 2 से यह है मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से यह है मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए बोर्ड बढ़ाओ स्टेट देख लो बोर्ड। यहाँ रियली पार्ट है तो मैं इमेजिनरी पार्ट का साइन करिए आई का इनटू 0 बिंदु तो फर्क पड़ने वाला है। इसको दे दे 3 नंबर, इसको दे दे तू 3 नंबर। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, समीकरण 3 में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर वास्तविक काल्पनिक वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक पाठ आपको पता है इस समय बिना विना वाला, काल्पनिक आपको पता है आयुका वाला। क्लियर? इसको देना चाहे 4 दे दे, इसको देना चाहे तो 5 दे दे। हम जानते हैं विशेष फलन होने के लिए, हम जानते हैं विशेष फलन होने के लिए, हम जानते हैं विशेष फलन होने के लिए कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होने चाहिए। हम जानते हैं विशेष फलन होने के लिए कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होने चाहिए। हम जानते हैं कोशी रीमान के अनुसार ux बार vy तथा uy बार माइनस vx। हम जानते हैं कोशी रीमान के अनुसार, ये कोशी रीमान आपके सामने है, ux बार vy तथा uy बार माइनस vx। नीचे देखो अतः बेटा पहले मैं ux निकालूंगा, फिर uy निकालूंगा, फिर vx निकालूंगा, फिर vy निकालूंगा, चारों को निकालते इसमें भरूंगा, फिर उसके बाद अपन सिद्ध रहेंगे। देखिए आपसे पहले तो आप क्या करते थे, उल्टा एक्स में कर लेते थे, लेकिन अब नहीं करना है। क्योंकि अब क्यों नहीं करना है उसका रीजन सुनो। जब सवाल मूल बिंदु पर पूछेगा तो मूल बिंदु के लिए जो अपन ने कोशी रीमान समीकरणों की उत्पत्ति के अंदर करवाया था, बॉर्डर करवाया था लास्ट में। और मैंने एक बात आपसे ये भी बोली थी जब कोशी रीमान की उत्पत्ति करवाई थी कि मैं बोलूं यूएक्स का पूरा अर्थ क्या है, थॉट अब तो है डेरिवेटिव अपॉन डेल एक्स, पूरा अर्थ क्या है तो याद करो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया था। लिमिट h टेंड्स टू 0 ux 0 माइनस u 0 0 बटे h। जब कोशी रीमान की उत्पत्ति करवाई थी तो नीचे नीचे लाइन को जोड़ा करके बताया था कि बेटा जब भी मैं पूरा अर्थ पूछूं तो आप मुझे ये बताओगे। तो ये परिभाषा आपको तब यूज करनी है इस तरह की कि जब सवाल मूल बिंदु पर बोले तब, जब मूल बिंदु पर बोले तब ये परिभाषा यूज करनी है, जब मूल बिंदु पर नहीं बोले तब आपको परिभाषा यूज नहीं करनी है। तो लिख अतः ux बराबर डेरिवेटिव अपॉन डेल एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 ux 0 माइनस u 0 0 बट्टे में x। बढ़ाओ स्टेप देख लो बोर्ड। लिमिट h टेंड्स टू 0 रोटेशन आपके सामने ux y बराबर अंडर रूट मोड x y, ये रोटेशन आपके सामने। इसका मतलब है इसमें x की जगह x है, y की जगह 0 है, पूरा डैमेज। x की जगह x है, y की जगह 0 है, पूरा डैमेज। x 0 y 0 पूरा डैमेज, बट्टे में चलता है x बराबर स्टेप, बराबर में चलता हुआ 0, फिर 0 बटा छुटा कंप्लीट पूरी वैल्यू ऊपर की क्या होती है 0। क्लियर? फिर लिख इसी प्रकार ये परिभाषा तभी नहीं जब मूल बिंदु पर बोले। इसी प्रकार डेरिवेटिव अपॉन डेल y बराबर u y, डेरिवेटिव अपॉन डेल y बराबर u y लिमिट y टेंड्स टू 0 u y 0 नहीं u 0 y x 0 u 0 y माइनस u 0 0 बट्टे में y। मैं पुनः बोल रहा हूँ ये परिभाषा तब लेनी है जब सवाल मूल बिंदु पर बोले, तब ये यूएस का पूरा किया होना है।
यू आई का पूरा ट्यून है। ये आप कोसी रीमान की उत्पत्ति करवाई थी, नीचे नीचे लाइन आप सब बच्चे देख लो, फिर भी कोई बात नहीं समझ में आ रही है तुरंत डिस्कस कर लो। यू जीरो वाई, यू में एच की जगह जीरो पर, वाई की जगह वाई पर, तो पूरा जीरो हो गया, यू जीरो जीरो पूरा जीरो, बट्टे में वाई बराबर में जीरो। बोर्ड लगातार देखते रहे, यूएस तैयार, यू वाई तैयार। इसी प्रकार वी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, बड़ा स्टेप देख ले बोर्ड। बी का मान ही पूरा जीरो है ही नहीं, बी तो है ही नहीं, कंप्लीट जीरो, बी तो है ही नहीं, कंप्लीट जीरो। ये मूल बिंदु के केस में अपन चल रहे हैं इस समय। यूएस तैयार, यू वाई तैयार, वी एक्स चल रहे हैं, वी वाई की ओर चल रहे हैं। बढ़ा लो, यूएस तैयार, यूआई तैयार, वीएस तैयार, वीवाई तैयार, चारों फोर में आपकी तैयार, चारों फोर में आपकी तैयार। नीचे लिखो, नीचे लिखो, आते हैं, आते हैं, आप देखो चारों के मान जीरो आए, आते हैं यू एक्स बराबर वी वाई तथा यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, यू एक्स बराबर वी वाई तथा यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। आते हैं मूल बिंदु पर कोसी रीमान समीकरण संतुष्ट होता है, अतः मूल बिंदु पर कोसी रीमान समीकरण संतुष्ट होता है, अतः मूल बिंदु पर कोसी रीमान समीकरण संतुष्ट होता है। यानी ये तो कोसी रीमान समीकरण अपन ने संतुष्ट कर दिया, लेकिन आप ये देखो सवाल ये भी कर रहा है कि फिर भी मूल बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। सवाल कर रहा है मूल बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है, तो आइए उसके लिए अपन क्या कहेंगे, ये तो सेकंड पार्ट, सवाल का दूसरा पार्ट देखो। हम जानते हैं देखो विश्लेषित का मतलब आपको पता है अवकलन करते हैं, जैसे आप विश्लेषित फलन करते हो तो कोसी रीमान लाते हो तो आपको पता है अवकलन तो करना ही पड़ता है। तो देखो अवकलज की परिभाषा का अनुसार हम जानते हैं, अवकलज की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं एफ डैश जेड जीरो बराबर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बट्टे जेड माइनस जेड जीरो। अवकलज की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं एफ डैश जेड जीरो बराबर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बट्टे जेड माइनस जेड जीरो। नीचे लिखो, आते हैं मूल बिंदु की स्थिति में, अतः मूल बिंदु की स्थिति में, अतः मूल बिंदु की स्थिति में जेड जीरो की जगह जीरो कर दो, मूल बिंदु यानी केंद्र बिंदु जीरो जीरो होता है आपको पता है, और ये भी आपको पता है कि जेड चर बिंदु होता है, जेड नोड अनुकूलता केंद्र बिंदु होता है, आंतरिक बिंदु होता है, सम्मिश्र तल में जेड चर होता है, जेड जीरो स्थिर होता है। अपन मूल बिंदु पर चल रहे हैं तो मूल बिंदु पर जीरो जीरो होगा। और लास्ट देख लो बोर्ड, लास्ट एफ जीरो का मान क्या होता है जीरो। या तो समझते हैं तो बोल दो, एफ जेड का मान, जेड का मान बड़ा उसके यहां तक पहुंचे। हम जानते हैं
हम जानते हैं मूल बिंदु की स्थिति में, हम जानते हैं मूल बिंदु की स्थिति में, हम जानते हैं मूल बिंदु की स्थिति में, देखो 11वीं 12वीं क्लास में आपने मूल बिंदु वाला ग्राफ पढ़ा होगा। 11वीं 12वीं क्लास में आपने मूल बिंदु वाला ग्राफ पढ़ा होगा। मूल बिंदु वाला ग्राफ आपको पता हो कि ये होता था, याद करो, और उसको अपन बोलते थे y बराबर mx, यानी y बराबर mx क्या होता था, मूल बिंदु पर ग्राफ होता था, मूल बिंदु वाला ग्राफ होता था, जो 11वीं 12वीं क्लास में आपने पढ़ा है। तो हमेशा ध्यान रखना मूल बिंदु पर क्या होता है, y बराबर mx। तो हम जानते हैं मूल बिंदु की स्थिति में y बराबर mx, मूल बिंदु की स्थिति में y बराबर mx, तब जो तेरे स्टेप आ रही है इसमें y की जगह mx कर दें, बोर्ड पर ध्यान दे लें, y की जगह mx भर लें, एफ डैश 0 चल रहा है, लिमिट z टेंड्स टू 0 चल रही है, x रोमन ले ले, बोर्ड को तू देख ले, x स्क्वायर अंडर रूट से बाहर ले ले, x बना ले, x से s काट ले, बचा हुआ उतार ले, m तो अचर पद है, उस पर मोड़ लाए चाहे मत ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m पर मोड़ ले चाहे मत ले, वो तो अचर पद है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और लेना चाहे तो रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेना चाहो तो ले लो और हटाना चाहो तो हटा लो। ध्यान ये रखना है कि मूल बिंदु की स्थिति में y बराबर क्या लेते हैं, mx लेते हैं। नीचे भी लाइन पलटते हैं, प्राप्त परिणाम m पर आश्रित है, प्राप्त परिणाम m पर आश्रित है, प्राप्त परिणाम m पर आश्रित है, इसलिए सीमा अद्वितीय है, इसलिए सीमा अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय का मतलब यूनिट जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। अरे यहाँ पर x और y आता तो कुछ विचार करते, लेकिन यहाँ तो पूरा ही मामला m पर आ गया। दोबारा बोल रहा हूँ, प्राप्त परिणाम m पर आश्रित है, इसलिए सीमा अद्वितीय नहीं है। अतः फलन fz मूल बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। अतः फलन fz मूल बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। चलिए, ये था आपका ये सवाल जो आपने देखा कि कोसी की मान को संतुष्ट करता है फिर भी विश्लेषित फलन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, y बराबर mx पद से जाते हैं और m की फॉर्म में उत्तर लाते हैं और ये बोलते हैं प्राप्त परिणाम x और y पर निर्भर नहीं करता है बल्कि m के पदों में m पर आश्रित है। तो ये इस तरह सवाल था जो आपने अभी देखा, मूल बिंदु वाले को इस तरह ही करते हैं। बिल्कुल नॉट, विश्लेषित फलन को नियमित फलन भी कहते हैं। विश्लेषित फलन को नियमित फलन भी कहते हैं। विश्लेषित फलन को नियमित फलन भी कहते हैं। नेक्स्ट नोट, विश्लेषित फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। विश्लेषित फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। विश्लेषित फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। विश्लेषित फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी अपन कहते हैं। होलोमॉर्फिक फलन भी विश्लेषित फलन को क्या किया जाता है, बोला जाता है। चलिए, अब आइए इसी के आधार पर मूल बिंदु वाला दूसरा सवाल करें। सब बच्चे ध्यान से सवाल को सुनते रहे, सवाल सब आसान है, बस लिखना है, बाकी तो सब आसान है। देखो नेक्स्ट सवाल, f z बराबर
एस की पावर 3 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा माइनस वाई की पावर 3 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा बन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड नॉट इक्वल 0 तथा एफ 0 बराबर 0 तथा एफ 0 बराबर 0 दिया गया फलन संतत है, दिया गया फलन संतत है और कोशी रीमान समीकरणों को मूल बिंदु पर संतुष्ट करते हैं और कोशी रीमान समीकरणों को मूल बिंदु पर संतुष्ट करते हैं और कोशी रीमान समीकरणों को मूल बिंदु पर संतुष्ट करते हैं। फिर भी इसके अवकलज का अस्तित्व विद्यमान नहीं है, फिर भी इसके अवकलज का अस्तित्व विद्यमान नहीं है, फिर भी इसके अवकलज का अस्तित्व विद्यमान नहीं है, अर्थात f डैश 0 अर्थात f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, अर्थात f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, अर्थात f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। ये सवाल आपसे बोल रहे हैं कि f डैश 0 का क्या अस्तित्व नहीं है, मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, फिर भी f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। ये सवाल आपसे बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिए। कोई बात नहीं समझ आ रही है तो मुझे आप तुरंत पूछे, लिखो हल सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर पूछे, डिस्कस करें। आइए चलिए इस पर आधारित सवालों को हल करते हैं। देखो प्रश्नानुसार एफ जेड बराबर एफ जेड उतार लें, अंदर बना कर लें, इसके बना लें। कोई बात नहीं समझ आ रही है जरूर मुझे तो बता दें। बिना आयोटा वाले पास में ले लें, आयोटा वाले पास में ले लें, भत्ते में चल रहा है उसको तो चलने दे। ये फलन दिया अपन ने अंदर गुणा करा, बिना आयोटा वाले पास में ले ले, आयोटा वाले पास में ले ले, आयोटा कॉमन ले लें, बोर्ड पर ध्यान दे लें, आयोटा कॉमन ले लें, बोर्ड पर ध्यान दे लें। एक नंबर दे दें, एक नंबर दे दें प्रश्नानुसार। ये एग्जैक्ट आपका तैयार हो गया, इसको सही फॉर्म में हमने लिखा है, दिया अलग कर दिया, इमेज अपने अलग कर दिया। तो देखो हम जानते हैं कोशी के अनुसार एफ जेड बराबर यू प्लस आई वाली दे दे 2 नंबर। कोशी के अनुसार एफ जेड बराबर यू प्लस आई वाली दे दे 2 नंबर। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, 2 से 1 में मान रखने पर ये देखो में 3 नंबर। समीकरण 3 में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर बोर्ड देके निकल कर u का मान ये रहा, v का मान ये रहा, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दे। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है पूछ ले। ये u तैयार बैठा है, ये v तैयार हो गया, तो इसको हम जानते हैं
किसी फलन के विश्लेषित फलन होने के लिए, किसी फलन के विश्लेषित फलन होने के लिए कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होने चाहिए, कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होने चाहिए। अर्थात ux बराबर uy तथा uy बराबर माइनस vx। हम जानते हैं किसी फलन के विश्लेषित फलन होने के लिए कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होने चाहिए। कोशी रीमान समीकरण आपकी मेमोरी में कोई बात नहीं समझ आए आप जरूर मुझे बताएं। कोई स्टेप परेशान कर दिया तो बोले। क्लियर? अब मुझे इनकी परिभाषा लेनी है, वही मूल बिंदु वाली अतः ux बराबर वैल्यू अपॉन डेल x बराबर बटे x बड़ा स्टेप ले बोर्ड। u वाला पार्ट तेरे सामने x की जगह x करना है, y की जगह 0 करना है। x की जगह x करना है, y की जगह 0 करना है, y की जगह 0 बना ये डैमेज x की जगह x करना है, y की जगह 0 भरना है ये डैमेज x की बट्टे x स्क्वायर कटेगा तो क्या बचा x। अरे x की जगह x भर दे, y की जगह 0 भर दे ये गया x की बट्टे x स्क्वायर x तो बचा u 0 0 x 0 y 0 पूरा 0 बट्टे में चल रहा है x। काट ले यूएस तैयार हो गया, देख लें यूएस तैयार। बिल्कुल इसी प्रकार यू वाई बराबर, अब आइए यू वाई निकालते हैं, वो देखते हैं। इसके बढ़ाएं कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत आप मुझे बताएं। यू वाई कर रहा है यू 0 वाई एक्स इधर 0 वाई इधर वाई भरेगा एक्स 0 में गया ये 0 ऊपर वाई तो नीचे वाई स्क्वायर बच गया माइनस वाई यू 0 0 एक्स 0 वाई 0 पूरा डैमेज बट्टे में वाई बचा कौन लिमिट y टेंड्स टू 0। बता दीजिए कोई बात नहीं समझ आए आप जरूर मुझे बताएं। यूएस तैयार यूआई तैयार। बिल्कुल इसी प्रकार dx बढ़ाएं x की जगह x y की जगह 0 बढ़ाएं। बोर्ड पर निरंतर नजरें रखें। ये y की जगह 0 बढ़ा ये डैमेज ऊपर h3 नीचे x स्क्वायर x बचा ऊपर h3 नीचे x स्क्वायर x बचा x 0 y 0 पूरा डैमेज बट्टे में x बच गया 1 बढ़ाओ हाफ स्टेप। यूएस तैयार यूवाई तैयार बीएस तैयार अब वीवाई की ओर चलें। फिर इसी प्रकार वीवाई बराबर इसके बढ़ाएं। कोई बात नहीं समझ आ रही है बताएं। बोर्ड लगातार देते हैं ध्यान पूर्वक आप देते हैं। x की जगह x y की जगह 0 ये डैमेज ऊपर y क्यूब ये डैमेज नीचे y स्क्वायर y क्यूब बटे y स्क्वायर y x भी 0 y भी 0 ये डैमेज
बट्टे में वाई, बी में ले ले एस स्क्वायर 0 वाई फिर वाई ऊपर वाई फिर नीचे वाई स्क्वायर वाई बचा, ये पूरा 0 बट्टे में वाई घटा बच गया 1। यूएस तैयार, यू वाई तैयार, बी वाई तैयार, बी एस तैयार, सब कुछ तैयार कर लिया अपन ने। यूएस तैयार है, यू वाई तैयार है, बी एस तैयार है, बी वाई तैयार है, चारों पार्ट अपन ने तैयार कर लिए। चारों के मान आपके पास आ चुके हैं। इन चारों मानों का आप उसी समीकरण में भरो और भरने के बाद मुझे जवाब दो कि संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जवाब दीजिए कि चारों मानों को भरने से फॉर्म संतुष्ट हो रही है नहीं हो रही है, तो उसी रीमान समीकरण पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब भैया बहन मुझे बताएंगे किन मानों को यू एक्स यू वाई और यू वाई वी एक्स के मानों को कोसी रीमान समीकरण में भरने पर क्या कोसी रीमान पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, मुझे तुरंत बताएं। सब स्टूडेंट मैसेज करें हाँ या ना। कोसी रीमान पास हो चुके आप देख सकते हो। सब बच्चे कोसी रीमान थे, फॉर्म को देखकर जवाब दीजिए। अभी मैसेज एक दो बच्चों ने आया है। नीचे तो आते हैं दिया गया फलन कोसी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। अतः दिया गया फलन कोसी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। अतः दिया गया फलन कोसी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। अतः दिया गया फलन विश्लेषित फलन 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 है। ये महत्वपूर्ण पार्ट जो आपने देखा, बेहतरीन पार्ट था जो आपने देखा। फिर दो सेकंड पार्ट, सवाल का दूसरा पार्ट। अवपद की परिभाषा अनुसार हम जानते हैं। अवपद की परिभाषा लीजिए, एफ डैश जेड 0 बराबर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 बट्टे जेड माइनस जेड 0 बढ़ा लो। अवपद की परिभाषा अनुसार हम जानते हैं, इसके बढ़ाओ। अतः मूल बिंदु की स्थिति में, अतः मूल बिंदु की स्थिति में सब कुछ 0 हो जाए। आपको बताए मूल बिंदु डालते ही फलन पूरा डैमेज हो जाता है, 0 0 में चल जाता है। बढ़ाओ। यहां तक समस्या तो बताओ जल्दी मुझे। क्लियर? बोर्ड लगातार देख लो। एफ जेड का मान भर दो, जो सवाल अपने को एफ जेड दे रहा है उसका मान भर दो। और सवाल अपने को जो एफ जेड दे रहा है वो है आपके पास जेड का मान एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके तुरंत बढ़ाई। ये एफ जेड का मान भर दो, जेड का मान एक्स प्लस आयोटा वाई भर दो, इसके को बढ़ा लो। यहां तक कोई स्टेप परेशान कर लिए तो आप मुझे जरूर बताएं। स्टेप बढ़ाएं। जेड फिर एक्स प्लस आयोटा वाई बढ़ दिया, ये भी बच्चे में पूरा एक साथ बढ़ते हैं।
स्टेप बढ़े। बिना आयु का वाले पास में ले, आयु का वाले पास में ले। बोर्ड पर तू ध्यान दे ले, बोर्ड को तू देख रहे हैं, बोर्ड को ध्यान से देख ले, बोर्ड को तू देख रहे हैं। दिक्कत आ रही है तुरंत डिस्कस करें। पहले तो प्रश्नानुसार मूल बिंदु की स्थिति में, मूल बिंदु की स्थिति में प्रश्न कर रहे हैं, मूल बिंदु की स्थिति में प्रश्नानुसार मूल बिंदु की स्थिति में अर्थात अर्थात मूल बिंदु मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर फलन y बराबर mx पथ से, मूल बिंदु की ओर फलन y बराबर mx पथ से अग्रसर होता है। मूल बिंदु की स्थिति में फलन y बराबर mx पथ से अग्रसर होते हैं। मूल बिंदु की स्थिति में फलन y बराबर mx पथ से अग्रसर होते हैं। तो ये आपको बताया था कि मूल बिंदु का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट ड्राफ, इस तरह जो मूल बिंदु से जाते हैं। आपको पता है, आपने खूब ज्यादा बारे में पढ़ा है, ऐसी बात नहीं। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो मूल बिंदु की स्थिति में होता है। मूल बिंदु की स्थिति में y बराबर mx पथ से जाता है। जहां जब y है वहां mx भर दें। y की जगह mx कर दे, बढ़ा दे। एस टू कॉमन ले लें, एस की भी 3, एम की भी 3। बढ़ा दे, स्टेट देख ले, बोर्ड एस टू पूरे में कॉमन ले लें। आठ में दिक्कत बोले, मूल बिंदु की स्थिति में z 0 को 0 कर ले, नहीं इसी स्टेप से कर ले, z 0 को 0 कर ले मूल बिंदु की स्थिति में। कोई बात नहीं समझ आ रही, बोले इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आसान स्टेप, z 0 को 0 कर ले लिमिट में, जहां z 0 की जगह 0 भरते हैं वहीं से लिमिट में z टेंड्स टू z 0 जगह z टेंड्स टू 0 कर ले, z की जगह z टेंड्स टू z 0 तो वहां z की जगह 0 भर दे। क्या करके लिमिट को हटा दे, क्योंकि अब लिमिट का रोल ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म बची नहीं z में, बची पूरी किसमें है, m में, बची पूरी किसमें है, m में। बोर्ड देख ले, निरंतर है। नीचे प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम m पर आश्रित है। प्राप्त परिणाम m पर आश्रित है। अर्थात फलन का अवकलज m के मानों पर निर्भर होगा, अर्थात फलन का अवकलज m के मानों पर निर्भर होगा, अर्थात फलन का अवकलज m के मानों पर निर्भर होगा। इसलिए इसलिए z बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है,
इसलिए z बराबर 0 पर फलन अवकरणीय नहीं है, अर्थात अवकलज अस्तित्व को दर्शाता नहीं है। अर्थात f डैश 0 का अस्तित्व विद्यमान नहीं है, अर्थात f डैश 0 का अस्तित्व विद्यमान नहीं है, f डैश 0 का अस्तित्व विद्यमान नहीं है। ये था बेहद आसान फॉर्मेट जो आपने देखा। 2 सवाल अपन कर चुके हैं, टोटल 5 सवाल इस तरह के मूल बिंदु वाले। ये भी सरल फॉर्मेट है और हार्डनेस नहीं है। आप ये देख रहे हो कि मूल बिंदु वाले सवाल में कोई हार्डनेस नहीं। पहले राउंड में कोसी रीमान को पास करते हैं और दूसरे राउंड में अपन क्या करते हैं, कोसी रीमान को पास करने के बाद और प्लस की परिभाषा लेते हुए y बराबर mx पद पर चलते हुए m पर आश्रित हो जाते हैं, बोर्ड लगातार देते हैं। फिर इसको परिबद्ध समुच्चय, नेक्स्ट परिभाषा को परिबद्ध समुच्चय, नेक्स्ट परिभाषा को परिबद्ध समुच्चय। पहली परिभाषा लिखो परिबद्ध समुच्चय। कोई समुच्चय परिबद्ध समुच्चय कहलाता है, कोई समुच्चय परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि किसी आकृति के अंदर तथा ऊपर, यदि किसी आकृति के अंदर तथा ऊपर, अंदर यानी होता है अंदर की ओर, ऊपर यानी होता है परिधि पर, यदि किसी आकृति के अंदर तथा ऊपर की ओर स्थित, यदि किसी आकृति के अंदर तथा ऊपर की ओर स्थित है प्रत्येक बिंदु z0 के लिए, प्रत्येक बिंदु z0 के लिए उसके प्रत्येक प्रतिवेश में, उसके प्रत्येक प्रतिवेश में, उसके प्रत्येक प्रतिवेश में अनंत बिंदु भी विद्यमान होने चाहिए, अनंत बिंदु भी विद्यमान होने चाहिए, अनंत बिंदु भी विद्यमान होने चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं को, तो इन सभी बिंदुओं को सीमा बिंदु कहते हैं, तो इन सभी बिंदुओं को सीमा बिंदु कहते हैं। एक बार परिभाषा पुनः रिपीट कर रहा हूं। कोई समुच्चय परिबद्ध समुच्चय कहलाते हैं यदि किसी आकृति के अंदर तथा ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु z0 के लिए उसके प्रत्येक प्रतिवेश में अनंत बिंदु भी विद्यमान होने चाहिए। तो इन सभी सीमा बिंदु, तो इन सभी बिंदुओं को सीमा बिंदु कहते हैं। तथा इस स्थिति में ज्यामितीय आकृति को या समुच्चयों, ज्यामितीय आकृति को या समुच्चयों परिबद्ध समुच्चय कहते हैं। तथा इस स्थिति में ज्यामितीय आकृति या समुच्चय को परिबद्ध समुच्चय कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा, बढ़िया परिभाषा है। छोटी छोटी परिभाषा अपन बीच में लिखते हुए चल रहे हैं। अरे आपको थ्योरेटिकल पार्ट 8 से बोरियत न होए। नेक्स्ट प्रमेय, नेक्स्ट प्रमेय परिमित अवकलज के लिए, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है, सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। बहुत बढ़िया प्रमेय, अच्छा प्रमेय, प्रमेय कह रही है परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध तो है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। आइए चलिए इस पर आधारित चर्चा अपन करें कि परिमित अवकलज के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध तो है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। तो आइए इस तरह के प्रमेय को अपन कैसे करें, आप ध्यान पूर्वक देखें। तो उत्पत्ति प्रमेय क्या करिए, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध तो है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। ये पूछ लिए प्रमेय, अच्छा प्रमेय। देखो उत्पत्ति, माना z सम्मिश्र तल है,
माना जेड सम्मिश्र तल है, माना जेड सम्मिश्र तल है, माना सम्मिश्र तल जेड का कोई बिंदु जेड नोट है, माना सम्मिश्र तल जेड का कोई बिंदु जेड नोट है, बिल्कुल माना माना सम्मिश्र तल जेड से निर्मित कोई फलन एफ जेड है, माना सम्मिश्र तल जेड से निर्मित कोई फलन एफ जेड है, माना फलन एफ जेड का कोई फलन एफ जेड नोट है, माना फलन एफ जेड का कोई फलन एफ जेड नोट है, माना फलन एफ जेड का कोई फलन एफ जेड नोट है, तब है एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, ये लेकर अपन चल रहे हैं। अरे और उसकी परिभाषा बनाएगा तो ये तो लेकर चलना पड़ेगा, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, जेड माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो साइड में लिख, जेड माइनस जेड जीरो से गुणा तथा भाग करने पर, जेड माइनस जेड जीरो से गुणा तथा भाग करने पर, जेड माइनस जेड जीरो से गुणा तथा भाग करने पर, ये लेकर चल रहे हैं, जेड माइनस जेड जीरो से गुणा तथा भाग करने पर, साइड में लिख देना ये बात, इसको दे दे तू 1 नंबर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो लेने पर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो लेने पर बढ़ा लो स्टेप, देख लो बोर्ड, बढ़ाओ स्टेप, देख लो बोर्ड। ये आपको बताइए अवकलज की परिभाषा बन रही पूरी, यह अवकलज की परिभाषा बन रही आपको बताया पूरी, और अवकलज की परिभाषा आपको पहले दिन लिखवा दी, एफ डैश जेड जीरो बराबर लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बट्टे जेड माइनस जेड जीरो, तो इसको तू क्या लिखेगा एफ डैश जेड जीरो, इसकी परिभाषा से यह अवकलज की परिभाषा होता है, पहले दिन लिखवा दिया, क्लियर। जेड जा रहा है जेड जीरो में, बढ़ा ले स्टेप, देख ले बोर्ड, लिखता जा रहा है तुरंत बोल है, ये पूरा डैमेज, ये पूरा डैमेज, जेड जीरो माइनस जीरो थर्टेटा जीरो जीरो से 9 तक पूरा डैमेज, अरे लिमिट तो तोड़ेगा, जैसे मान ले तुम्हें बोले, तुम में से कोई बच्चा बोले साहब लिमिट तो तोड़ो, ये तोड़ दिए, ये लिमिट तो मैंने तोड़ दी, इस पर भी ले ली, इस पर भी ले ली, बराबर कर जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए यहाँ जेड जीरो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी विद्यमान है, बढ़ाओ स्टेप, अतः स्पष्ट है कि फलन एफ जेड, अतः स्पष्ट है कि फलन एफ जेड, अतः स्पष्ट है कि फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड जीरो पर
संतत है। अतः स्पष्ट है कि फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड 0 पर संतत है। अतः स्पष्ट है कि फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड 0 पर संतत है। परंतु इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। परंतु इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अर्थात यदि फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड 0 पर बिंदु जेड बराबर जेड 0 पर बिंदु जेड बराबर जेड 0 पर संतत हो परंतु इस बिंदु पर फलन अवतरणीय हो यह आवश्यक नहीं है। परंतु इस बिंदु पर फलन अवतरणीय हो यह आवश्यक नहीं है। परंतु इस बिंदु पर फलन अवतरणीय हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे एफ जेड बराबर मोड जेड सर्वत्र संतत तो है बेटा। इस पर तू दाईं सीमा ले चाहे बाईं सीमा ले चाहे मूल बिंदु पर ले, किसी पर भी ले तो उत्तर तो वही देना क्योंकि मोड चल रहा है। तो लिख जैसे एफ जेड बराबर मोड जेड सर्वत्र संतत तो है। तथा इसके अवप्रस्थ स्थिति विद्यमान है। परंतु यदि एफ जेड बराबर मोड जेड में मापान फलन की परिभाषा ली जाए मापान फलन की परिभाषा ली जाए तो फलन से प्राप्त परिणाम यह आवश्यक नहीं है कि फलन से प्राप्त परिणाम यह आवश्यक नहीं है कि सदैव समान ही प्राप्त हो। यह आवश्यक नहीं है कि सदैव समान ही प्राप्त हो, क्योंकि आप सब भैया बहनों को पता है कि जब मोड की परिभाषा लेते हैं तो मोड का मतलब होता है ग्रेटर जीरो। ये परिभाषा होती है एक्चुअल परिभाषा होती है कि जीरो से बड़ा हो, जीरो के बराबर हो तो प्लस देता है और जीरो से छोटा हो तो देता है माइनस देता है। तो वही तो लाइन लिखने जा रहा हूं। वहां तो ये बोलता है कि मोड जेड पॉजिटिव देता है, जेड नेगेटिव देता है, पॉजिटिव कब देता है तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो, और नेगेटिव कब देता है तो जीरो से छोटा हो। दोबारा बोल रहा हूं, एफ जेड बराबर मोड जेड में मापान फलन की परिभाषा के अनुसार फलन से प्राप्त परिणाम यह आवश्यक नहीं है कि सदैव समान ही प्राप्त हो। फलन से प्राप्त परिणाम यह आवश्यक नहीं है कि सदैव समान ही प्राप्त हो। अतः परिमित अवप्रज के अस्तित्व के लिए परिमित अवप्रज के अस्तित्व के लिए सान्तत्य आवश्यक प्रतिबंध तो है। परिमित अवप्रज के अस्तित्व के लिए सान्तत्य आवश्यक प्रतिबंध तो है, परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। सान्तत्य आवश्यक प्रतिबंध तो है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। नीचे लिखो इति सिद्धम। ये था बहुत अच्छा प्रमेय, बेहतरीन प्रमेय, जहां आपने देखा बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय, जो अभी आपने देखा है छोटा प्रमेय लेकिन इंपोर्टेंट प्रमेय माना जाता है।
आज अपन ने परिभाषा समष्टि परिभाषा पढ़ी। आज अपन ने मूल बिंदु वाले 2 सवाल पढ़े। आज अपन ने नियमित फलन को, विश्लेषित फलन को नियमित फलन और उलोमात्मक फलन कहते हैं, ये पढ़ा। क्या बने कोशी रीमान समीकरण के लिए विश्लेषित फलन जो करते हैं तो उस विश्लेषित फलन को नियमित फलन भी कहते हैं और उसको अपन उलोमात्मक फलन भी कहते हैं, ये अपन ने पढ़ा। तो कोशी रीमान के ध्रुवीय रूप सिद्ध करना, जनरल मत करना, जनरल तो जब करना जब सवाल एक्स और वाई में मिले। तो ये थी महत्वपूर्ण प्रमेय। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।